हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है पीएससी मुख्य परीक्षा में खास करके आपका जो पेपर फोर्थ है और पेपर फिफ्थ। पेपर फोर्थ आपका साइंस रिलेटेड है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसी तरीके से जो आपका पेपर फिफ्थ है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है, या छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो यहां पर ध्यान देना कि साइंस सब्जेक्ट तो मैं काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं बाकी अदर सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूं। तो अब यहां पर ध्यान रखना खास करके ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, आपका साइंस का ही पार्ट है, ये ध्यान देंगी। मतलब इसके जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं, यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट को नहीं समझ रहे हैं तो मान करके चलिए कि ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं होगा। तो यहां पर ही ध्यान देना कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये आगे चल करके जो क्लासेस चलेंगी उसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा पेपर फोर्थ, पेपर फिफ्थ मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही उससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसको फोकस करना। अभी हम जो देख रहे हैं पिछले साल का आपने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखा, निश्चित रूप से जैसा क्वेश्चन आया था उस तरीके की स्टडी आपके द्वारा नहीं की जाती है। और साथ ही अभी हमने 5 दिसंबर को एसीएफ रेंजर एग्जाम का क्वेश्चन देखा, उसके क्वेश्चन भी काफी स्टैंडर्ड वाले थे, खास करके जो आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है। तो जब तक हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा हम इनका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कथन और कारण, असर्शन, रीजन, तो इसके जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहां पर मेरा टारगेट यही है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड मेंस एग्जाम में हम आंसर किस तरीके से लिखें, या असर्शन रीजन के क्वेश्चन उसमें किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से उसका आंसर अपने को निकालना है, उसको एक्सप्लेन करना मेरा मेन टारगेट होगा। तो आइए सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन। ये आपका लिखा हुआ है एल नीनो साउथ सदर्न ऑसिलेशन या साउथ ऑसिलेशन, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं, ये मेंस एग्जाम में भी आ चुका है। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं कि पेरू का जो समुद्री तट है वहां पर चलने वाली गर्म जलधारा, ठीक है, या फिर आपका दक्षिणी दोलन क्या है, ये मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हमको ये ध्यान रखना है, पहले हमारे लिए इतना ही नॉलेज सफिशिएंट था कि एल नीनो पेरू का जो कोस्टल एरिया है वहां पर चलने वाली एक वार्म वाटर करंट है, लेकिन आज की स्थिति में जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उतने में हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा उतने नॉलेज में। तो आइए हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम या हमारा जो दृष्टिकोण है उसको व्यापक बनाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की ओर भी 4 कदम हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहां पर सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप यहां पर देखिए, आपका एक नॉर्मल मैंने बना दिया ग्लोब। हालांकि मेरे को बताने के बाद आप मैप में इन चीजों को देखना बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। एक मैंने यहां पर बना दिया, आपका ये ग्लोब बना दिया। इस ग्लोब में आप देखेंगे ये 0 डिग्री है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा, इधर ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ वाला पार्ट क्या हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो अपन लेटीट्यूड के बीच पे जब इसको डिवाइड करते हैं कि भाई आपका जो अक्षांश रेखा है उसके आधार पे यदि हम ये बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया भूमध्य रेखा का उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई जब लॉन्गिट्यूड के बेस पर इसको अपन क्लासिफाइड करते हैं तो लॉन्गिट्यूड के बेस पर या देशांतर रेखा के आधार पर जब इसको हम क्लासिफाइड करते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला क्या कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। मतलब ये क्या हुआ आपका ध्यान रखेंगे यहां पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका इधर का क्या हो जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जनरल क्लासिफिकेशन अपने को दिमाग में होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई जो भी अपने पास कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे काम के उसी को हमने यहां पर लिया है समझाने के लिए, तो आपको मालूम है कि भाई ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको तीनों लाइन क्रॉस करती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जिसको आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर, कैंसर लाइन, कैप्रिकॉर्न तीनों क्रॉस कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये क्या हो गया आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को आपका ये इक्वेटर भी क्रॉस कर रही है और ये आपका जो कैप्रिकॉर्न है, जो मकर रेखा, ये भी क्रॉस कर रही है। ये आपका साउथ अमेरिका है। अब यहां पर देखिए, इधर आपको मिलेगा ये आर्कटिक ओशियन, इधर क्या मिलेगा अंटार्कटिक ओशियन। उससे अभी अपने को मतलब नहीं है, हमको मेन यहां पर जानना है कि ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, मतलब अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, अमेरिका का जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है, यहां पर आपको क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है। ये क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया आपका, या ये क्या हुआ, यहां पर ध्यान रखेंगे आपका ये प्रशांत महासागर हुआ, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका अफ्रीका है, यहां पर आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो यहां पर ये अमेरिका, ये यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच में आपको जो ओशियन मिलेगा ये क्या है आपका एस आकृति का, एस शेप जो ओशियन है, ये क्या है आपका अटलांटिक ओशियन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, अंध महासागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया, ये हमारा इंडिया हो गया समझने के लिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये वाला पोर्शन कौन सा है हमारा ध्यान रखेंगे, इंडियन ओशियन, या हो गया आपका ये हिंद महासागर हो गया। एक हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो हमारे पास पैसिफिक ओशियन है, तो भाई पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर में जो पोर्शन उसका आपका इक्वेटर के ऊपर है वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ पैसिफिक कहलाएगा, और जो इक्वेटर के साउथ में है वो क्या कहलाएगा, साउथ पैसिफिक कहलाएगा। एक पॉइंट। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो ट्रॉपिकल रीजन बोलने का मतलब क्या है कि भाई आपका कैंसर लाइन और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो पैसिफिक ओशियन का जो पार्ट ये दोनों के बीच में है वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रॉपिकल ओशियन कहलाएगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा समझने के लिए हमारे पास यहां पर ध्यान रखेंगे, ये है गैलापागोस, ठीक है। ये गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड वेरी इंपॉर्टेंट। गैलापागोस आइलैंड का क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है। ये आपका गैलापागोस आइलैंड कहां पर ध्यान रखेंगे, ये देखिए, ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में स्पेशली आपका ये पेरू, पेरू नाम की एक कंट्री है, ठीक है। पेरू एक कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम क्या है, लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है आपका, लीमा। तो ये आपका पेरू है, और पेरू से यदि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ध्यान रखना आपका, ये किस डायरेक्शन जा रहे हैं अपन ध्यान रखेंगे, वेस्टर्न डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं तो पैसिफिक ओशियन में आपका कौन सा, साउथ पैसिफिक, क्योंकि ये इक्वेटर है। तो गैलापागोस की आपको यदि कोई लोकेशन बोल रहा है तो आप क्या बताएंगे, साउथ पैसिफिक ओशियन में। कहां पर है ये, साउथ पैसिफिक ओशियन में। डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो पेरू, पेरू या क्या होगा आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में पेरू से यदि हम जा रहे हैं वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर अपने को मिलेगा गैलापागोस आइलैंड। एक गैलापागोस आइलैंड वही है जहां पर चार्ल्स डार्विन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी, कार्बनिक विकास के सिद्धांत का, मतलब अपने अध्ययन के आधार पे वहां पे उसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स डार्विन ने अपना अध्ययन कहां पर किया था, तो इन्होंने अध्ययन किया था कहां पर, गैलापागोस आइलैंड कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है साउथ पैसिफिक ओशियन में। या डायरेक्शन भी बोलता है तो आपका जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में पेरू से यदि हम वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड क्यों पढ़ रहे हैं यहां पर ध्यान देना, क्योंकि अभी हमको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो एल नीनो है, एल नीनो क्या है, एक वार्म वाटर करंट है, गर्म जल धारा है। तो एल नीनो का प्रभाव कहां कहां पर पड़ता है, तो एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखेंगे, कोस्टल एरिया ऑफ पेरू, मतलब पेरू का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो एल नीनो से प्रभावित होता है। इसके अलावा एल नीनो का इफेक्ट गैलापागोस आइलैंड तक का इसका इफेक्ट अपने को दिखाई देता है, इसलिए गैलापागोस आइलैंड यहां पर आया है, अपने को ध्यान देना, ठीक है। अब ये सारी स्टोरी हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हमको ये यहीं पर पढ़ना है कि ये जो एल नीनो है और दूसरा क्या है आपका ये ला नीना। तो पहले पॉइंट को समझना नॉर्मल तरीके से। पहले क्या होता था कि एक आपका कोल्ड वाटर करंट पेरू के तट पर चलती थी, ठीक है। कौन सी वाटर करंट है आपका, ला नीना। ला नीना क्या है, कोल्ड वाटर करंट, और एल नीनो क्या है, वार्म वाटर करंट, गर्म जलधारा है। दोनों किससे संबंधित है आपका, कोस्टल एरिया ऑफ पेरू, इक्वेडोर। आया समझ में, पेरू के पास में क्या है, एक अलग कंट्री, उसका नाम क्या है, इक्वेडोर, ठीक। तो अब यहां पर पॉइंट को ध्यान देना कि जो नॉर्मल वाटर करंट है
वो नॉर्मल वाटर करंट क्या है, ध्यान रखना, ला नीना, जो कि ठंडी जलधारा है। कहां पर चलती है, आपका पेरू के तटीय क्षेत्र में या कोस्टल एरिया ऑफ पेरू, जिसके कारण यहां पर क्या होता था, आपका ये जो एरिया आपने को दिखाई दे रहा है, यहां पर आपका कौन सा एरिया है, आपका ध्यान रखेंगे, ये है आपका ट्रॉपिकल, कौन सा एरिया है आपका, ये ट्रॉपिकल एरिया। किसका ट्रॉपिकल एरिया, ये आपका साउथ पैसिफिक, किसका ट्रॉपिकल एरिया, साउथ पैसिफिक, ये आपका इधर हो गया साउथ पैसिफिक ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा डायरेक्शन, तो ध्यान रखना, यदि इसकी अमेरिका की बात करेगा तो अमेरिका का कौन सा डायरेक्शन हुआ, अमेरिका का वेस्ट डायरेक्शन हुआ। लेकिन पैसिफिक ओशन की हम बात करें तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, आपका ईस्ट डायरेक्शन हुआ। तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि प्रशांत महासागर से डायरेक्शन आपको देखना है कि साउथ अमेरिका या पेरू से डायरेक्शन को देखना है। तो पेरू या साउथ अमेरिका से डायरेक्शन को देखेंगे तब आप क्या बताएंगे, उसका पश्चिमी क्षेत्र आए समझ में। और यदि आप प्रशांत महासागर से देखेंगे तो आप क्या बताएंगे, उसका पूर्वी क्षेत्र बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ध्यान रखना, ट्रॉपिकल साउथ। ठीक है, पैसिफिक का कौन सा डायरेक्शन, तो कौन सा डायरेक्शन आप बताएंगे कि आपका यहां पर ये ईस्ट डायरेक्शन बताएंगे, जबकि इधर से काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे अपन, वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो बताने का उद्देश्य ये है, ध्यान रखना आपका, कि एल नीनो, ठीक है, एल नीनो, एल नीनो कौन सी लैंग्वेज का टर्म है, एल नीनो स्पेनिश लैंग्वेज का टर्म है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। क्या मीनिंग है एल नीनो का, एल नीनो का मीनिंग है आपका, ध्यान रखेंगे, बेबी क्राइस्ट। बेबी क्राइस्ट बोलने का मतलब क्या है कि एक वार्म वाटर करंट है, गर्म जल धारा है, और इसकी उत्पत्ति कब होती है, ध्यान रखना, तो ये जो क्राइस्ट का अपन जो बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, अभी अपन देखेंगे 25 दिसंबर को, ठीक है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो दिसंबर मंथ में ही ये जो वार्म वाटर करंट एल नीनो है, इसका ओरिजिन होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एल नीनो नाम रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट को समझना। अब पॉइंट क्या हुआ हमारे पास कि नॉर्मल कंडीशन में पेरू के तट पर चलती थी ला नीना, जो कि ठंडी जलधारा है, लेकिन पिछले कुछ समय से, ठीक है, इसके स्थान पर दिसंबर मंथ में चलने लगती है वार्म वाटर करेंट या गर्म जलधारा, जिसको नाम दिया गया है, एल नीनो नाम दिया गया है। और इस एल नीनो के कारण जो पूरा क्लाइमेट में चेंज आ रहा है या मानसून में जो चेंजेस आ रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका ध्यान रखेंगे, मानसून। मानसून आपको याद होगा, मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मतलब सामान्यतः अरब सागर के ऊपर चलने वाली जो पवन होती है, उस पवन को अपन मानसून के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और ये जो मानसून है, भारत में जो पूरा वर्षा है, मानसूनी वर्षा हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रभावित हो रही किससे, आपका कि जो, ठीक है, इंडियन ओशियन पर चलने वाली जो पवन है, उसको अपन मानसून बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो उसको प्रभावित करती है कौन, आपका एल नीनो इसको प्रभावित करती है। तो यहां पर हमको यह ध्यान रखना है कि दो चीजें यहां पर हो रही हैं। पहला तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, आपका साउथ पैसिफिक का इस डायरेक्शन वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान रखना, यहां पर पहले चलती थी आपका ला नीना, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके स्थान पे क्या गई है, एल नीनो, जो कि एक वार्म वाटर करंट है। अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, नॉर्मल कंडीशन में यहां पर जो प्रेशर था, क्या था आपका, हाई प्रेशर था। यहां पर क्या था आपका, हाई प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में जब ला नीना चलेगी तो वहां पे कैसा रहेगा, उच्च वायु दाब रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। और इधर हम कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नादन पार्ट में आपका ये हिंद महासागर। तो सामान्य परिस्थितियों में आपका जो हिंद महासागर, आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में है हिंद महासागर, वहां पर निम्न वायु दाब होता है। और जो आपका पैसिफिक ओशियन का जो पूर्वी डायरेक्शन है या जो आपका ईस्टर्न डायरेक्शन है, वहां पे हाई प्रेशर होता है। लेकिन जब एल नीनो चलेगी तब क्या होता है, ये ध्यान देना, जब एल नीनो का ओरिजिन होगा तो एल नीनो क्या है, वार्म वाटर करंट है। तो वार्म वाटर करंट के प्रभाव के कारण यहां पर हो जाएगा लो प्रेशर, और इधर क्या हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। यहां पर क्या हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में
यहां पर क्या था आपका हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर। लेकिन जो एल नीनो जब चलेगी तो एल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है, और आपको मालूम है कि हीट के कारण जो वायु है वो वायु क्या होती है, ऊपर की तरफ चले जाती है, तो वहां पे प्रेशर कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एल नीनो के प्रभाव के कारण यहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट में हिंद महासागर है इसके कंपैरिजन में, मतलब एल नीनो के प्रभाव के कारण आपका ये जो प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है यहां पर निम्न दाब की स्थिति बन जाएगी और यहां पर उच्च वायु दाब की स्थिति बन जाती है, ध्यान रखेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम किससे संबंधित है, आपका सदर्न हेमिस्फीयर से संबंधित है, दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। इससे इसका नाम क्या पड़ा है, सदर्न ऑसिलेशन। मतलब यहां पर क्या होगा, जब ला नीनो का प्रभाव रहेगा तो यहां पे हाई प्रेशर रहेगा और यहां पर लो प्रेशर रहेगा। लेकिन दिसंबर के बाद जब यहां पर एल नीनो का ओरिजिन होगा तो एल नीनो के प्रभाव के कारण वार्म वाटर करंट है, यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है या सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। और यह भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है, आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर जो स्टडी की गई है, ये स्पेसिफिक पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट लिया गया है कि आपका ये ताहिती, ताहिती एक प्लेस है, ये कहां पर आपका पैसिफिक ओशियन में, कहां पर है आपका, ध्यान रखेंगे, ताहिती एक प्लेस है, कहां पर है आपका, साउथ पैसिफिक के ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में एक प्लेस है, उसका नाम क्या है, ताहिती। इस ताहिती की जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्या है, ध्यान रखेंगे भाई। पहला तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो भाई ये आपका क्या है, 23.5 डिग्री है, तो यहां पे क्या हुआ आपका, ध्यान रखेंगे, लगभग 18 डिग्री, मतलब 18 लेटीट्यूड। इसकी लोकेशन कहां पर है, 18 लेटीट्यूड, कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। और लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ध्यान रखेंगे, इसका जो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा इसका, 149, ये कहां पर है आपका, वेस्ट, मतलब ये आपका क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ताहिती की लोकेशन है, ताहिती की लोकेशन, लेटीट्यूडनल लोकेशन हम देखें तो ये 18 डिग्री अक्षांश है, और देशांतर की स्थिति देखें तो ये 149 है आपका, ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका ताहिती हुआ, मतलब ये ताहिती की हम बात करें, ये इसकी हम लोकेशन लेंगे 18 अक्षांश, और देशांतर की हम बात करें तो देशांतर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपका, ये 149 पश्चिमी गोलार्ध में इसकी स्थिति, ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से आपका दूसरा पॉइंट है डार्विन। ये डार्विन पॉइंट कहां पर, ध्यान रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो नॉर्दर्न पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां पे एक पॉइंट है, इसको नाम दिया गया है डार्विन। इस डार्विन की जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्या है, देख रहे हैं यहां पे आपका दक्षिणी गोलार्ध, साउथ में आपका, ठीक है। लेटीट्यूडनल पोजीशन क्या है इसका, 12.5 डिग्री, ठीक है, 12.5, ये इसकी क्या है, लेटीट्यूडनल पोजीशन। इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 131, ये कहां पर आपका, इधर ईस्ट की तरफ है। तो ये हुई इसकी आपका लोकेशन। तो यहां पर ध्यान देंगे कि उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब एक दोलन कर रहे हैं, ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है। ये ऑसिलेशन किसके बीच में हो रहा है, तो ये आपका ताहिती इन पैसिफिक ओशियन, डार्विन इन इंडियन ओशियन, ऐसा में। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि आपका दिसंबर मंथ के समय यहां पर एल नीनो के ओरिजिन के कारण, एल नीनो क्या है, वार्म वाटर करंट है, उसके कारण यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हाई प्रेशर हो जाएगा। जबकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहां पे कौन सी वाटर करंट चलेगी, ला नीना, जो कि क्या है आपका कोल्ड वाटर करंट है। तो जो ला नीना है उसके प्रभाव से यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये प्रेशर जो कम ज्यादा हो रहा है कि कभी यहां पर कम प्रेशर हो गया और यहां ज्यादा प्रेशर हो गया, कभी यहां ज्यादा हो गया और यहां कम हो गया। तो ये जो दोलन हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन या सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। और ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है, ये ध्यान देंगे। तो ये था यहां पर एल नीनो और ला नीनो से रिलेटेड मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मान करके चलिए
कि जो तैयारी मैं कराना चाह रहा हूं वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगी और आगे चलकर जब भी आप एग्जाम देंगे और आपको जब सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से आप इस तथ्य को याद रखेंगे और साथ ही मुझे भी याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।